हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अहमदी एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें से हम लोग आज 3 सब टॉपिक्स ग्रेविटेशन के कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन, दूसरा सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड थर्ड इज केपलर्स लॉ। क्वेश्चन ये आता है कि हु इज इन्वेंटेड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन किसने इन्वेंट किया, है ना। और व्हाट इज ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या है। तो ग्रेविटेशन इन्वेंट किया गया था आइजैक न्यूटन के ज़रिए। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशन है क्या, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन के पॉइंट्स हैं हमारे सामने, तो अब हमें इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि क्या है ग्रेविटेशन। अब हमारे सामने पहला पॉइंट दिया हुआ है कि ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, जो कि हमने देख लिया। सेकेंड पॉइंट है कि ही डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशन बाय सीइंग एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री फॉल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड। मतलब क्या हुआ कि वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अचानक एक एप्पल गिरता है, तो उसने उस एप्पल को देख के ये ग्रेविटेशन को डिस्कवर्ड किया। अब आइजैक न्यूटन ने सोचने लगा कि हर एप्पल क्यों नीचे गिरता है, क्यों नहीं कोई एप्पल ऊपर जाता है। तो ये एक बात की वजह से न्यूटन सोचने लगा कि क्यों हर एप्पल ही नीचे आ रहा है, क्यों नहीं एप्पल ऊपर जा रहा है। तो उसने बहुत सोचने के बाद ये कंक्लूड किया कि देयर इज़ अ फोर्स ऑन द अर्थ विच अट्रैक्ट एप्पल टूवर्ड इट, है ना। यहाँ पे अर्थ पे कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बाद में यही फोर्स को एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर्ड किया गया। अब हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ग्रेविटेशन को देखते हैं एक डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पे आपके सामने डायग्राम ड्रॉ हो रहा है। तो इस पिक्चर में दिखाया गया कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और एप्पल क्या हो रहा है, वहाँ से फॉल हो रहा है। और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड मून का भी दिखाया गया कि मून और अर्थ के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होगा, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अभी कोई भी चीज़ अगर घूम के वो सर्कल बनाती है तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज़ परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। जैसे कि हमें एग्जांपल दिया है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है और वो क्या बनाता है, एक तरह का सर्कल बनाता है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हमारे सामने एक स्पिनर है और ये स्पिनर जैसा कि देखो राउंडेड घुमा हुआ है, तो ये भी एक तरह का क्या बना रहा है, जब ये घूम रहा है तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के साथ घूम रहा है, इसीलिए इट इज़ एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सबसे पहले बात है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। फोर्स हमें पता है कि किसी भी तरह की एक तनाव, कहीं से भी एक तरह का प्रेशर डेवलप्ड होता है, एक तनाव होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल and directed toward center of a circle is called centripetal force। मतलब कोई भी ऐसी फोर्स जो कि क्या हो रही है, घूमते वक्त सर्कल बना रही है। जब वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, कहीं घूम रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, तो वो एक सर्कल बना रहा है। और अगर वो सर्कल से हटता है तो इट डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ डायरेक्टेड हो रही है। ऐसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के उससे समझते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो झूला है उसमें से अगर जो एरो, जहाँ पे एरो है, अगर वो पर्सन गिरता है तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ आएगा, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है इट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो झूला गोल गोल घूम रहा है ना, ये गोल घूम के क्या बना रहा है, गोल घूम के सर्कुलर मोशन बना रहा है। और जब
वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्लेस पर वो पर्सन अगर गिरेगा तो इट विल कम्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस झूले के इस पर्सन पे जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल विच इज़ इक्वल टू mv² अपॉन r। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इस टॉपिक पे हमें न्यूमेरिकल्स भी आता है। अब ये फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv² अपॉन r। यहाँ पे m क्या है, m इज़ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है, v इज़ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड r इज़ रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे सम सॉल्व करने में काम आएगा। अब हम आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ केपलर्स लॉ। तो केपलर्स के 3 लॉज हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग पहला देखते हैं कि व्हाट इज़ केपलर्स फर्स्ट लॉ एंड केपलर्स सेकेंड लॉ। हम लोग ये दोनों लॉ को एक साथ देखेंगे, फिर दोनों लॉ के डायग्राम एक साथ देखेंगे, देन उसके बाद केपलर्स थर्ड लॉ देखेंगे। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है, देखो क्या बोलते हैं कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। मतलब क्या हुआ कि बता रहा है कि जो जितने भी प्लैनेट है वो जो ऑर्बिट में घूमते हैं वो ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब इलिप्स कहते हैं। और जो सन है वो किसी एक फोकाई ऑफ द इलिप्स पर है, मतलब वो कहा है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, वो इलिप्स में घूमते हैं और सन इलिप्स के फोकाई पे रहता है। फोकाई मतलब फोकस पे रहता है, किसी एक फोकस पे रहता है। तो इसे हम लोग समझते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सन है, सन कहाँ पर है, ये एक फोकस पर है, किसी एक फोकस पर। इसके पास 2 फोकस होता है, एक जहाँ पर सन है वहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। देन इसके बाद ये जो हमारा जो सरकमफ्रेंस दिख रहा है सर्कल का, उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स रहते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग कंसिडर करें कि अर्थ है तो अर्थ यहाँ पे इसके ऑर्बिट पर है, इलिप्टिकल सरकमफ्रेंस पर है, और सन कहाँ पर है, फोकाई ऑफ द इलिप्स पर है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ हम लोग एक बार पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसे भी डायग्राम से समझते हैं। सेकंड लॉ क्या लिखा है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसे भी हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं। अब हमारे सामने देखो ऊपर सेकेंड लॉ लिखा है कि लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ए इज़ अ प्लैनेट, ए एक प्लैनेट है ना। A1I इज़ अ इनिशियल प्लेस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट जब यहाँ पे स्टार्ट में था, एंड A1F इज़ द फाइनल प्लेस ऑफ द प्लैनेट। मतलब ये प्लैनेट क्या हुआ, A1 से लेके A1I से लेके A1F तक गया। तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड किया है, इस डिस्टेंस को कवर्ड करने में फॉर एग्जांपल इसे 1 मंथ लगा। और यहाँ पर भी एक प्लैनेट है जिसका नाम A2 है, ये समझ लीजिए A2I, दैट इज़ A2 इनिशियल टाइम एंड A2F इज़ अ फाइनल टाइम। तो यहाँ पर इस प्लैनेट को A2I से लेके A2F तक में जाने के लिए जो टाइम लगा वो टाइम को हम लोग कंसिडर करते हैं 1 मंथ। तो प्लैनेट A1 को भी 1 मंथ लगा इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए, प्लैनेट A2 को भी 1 मंथ लगा इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए। तो ये दोनों प्लैनेट का जो टाइम है वो क्या है, सेम है। तो ये जो एरिया है वो एरिया भी क्या होगा, सेम होगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे को यही लॉ दिया था कि लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या कर रहा है, इक्वल एरियाज को स्वीप आउट करता है, मतलब ये जो एरिया है वो सेम है। अगर ये गिवन टाइम
जो डिस्टेंस टाइम ट्रैवल किया गया, वो जो टाइम ट्रैवल किया गया, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया जिस टाइम में, तो वो टाइम अगर सेम होगा तो उनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये था हमारा थर्ड लॉ। अब हम चलते हैं हमारे केपलर्स, सॉरी ये था हमारा सेकंड लॉ। अब हम चलते हैं हमारे केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो अब हम लोग आ गए हैं हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। मतलब यहाँ पे कोई एक प्लैनेट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, उस प्लैनेट का जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा, उस प्लैनेट के पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, उसके क्यूब, उसके रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमें पहले देखना है कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है ना। तो किसी भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जिस पॉइंट से वो स्टार्ट करता है, अगर वो पॉइंट पे आके रुक जाए, फॉर एग्जांपल हमारा अर्थ जो है, अर्थ जब एक पूरा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है तो हम लोग कहते हैं कि अर्थ एक पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। मतलब फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्लैनेटरी सिस्टम आ गया है, तो जिसमें इसमें जो प्लैनेट्स है वो जिस जगह पर है वो अपने सर्कल को पूरा कंप्लीट करके अगर उस जगह पर आ जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये वन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर जो होगा वो प्लैनेट और सन के बीच के डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे थर्ड लॉ में यही कह रहा है कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस। तो फ्रेंड्स हमारा आज लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हम जो बचे हुए ग्रेविटेशन के टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करके पढ़ लें।